नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के 555 प्रश्न और आज हमारा रहेगा भाग नंबर 10। इसके साथ ही आपके सामने 555 प्रश्न है वो आ जाएंगे दोस्तों। हर भाग के अंदर आपको 55 प्रश्न मिलेंगे और 55 प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्ले लिस्ट बनी हुई है शिक्षा मनोविज्ञान 1500 प्रश्नों के नाम से, वहां पर जाइए और सभी भाग एक बार जरूर देख लें। चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। रिक्त स्थान देखिए, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, इनमें से कौन सा नियम है जो अधिगम के जो प्राथमिक नियम है उनमें से एक है दोस्तों? तो वह आपका सही ऑप्शन रहेगा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम जो प्राथमिक या मुख्य नियम है 3 उनमें से है दोस्तों। बाकी ये तीनों अभिवर्ती, समानता और सहचारी अंतरण का नियम ये आपके गौण नियम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में या तो उसके सीखने या निष्पादन को प्रभावित करता है तो इसको क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण कहते हैं। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, रिक्त स्थान है, ने पर्यतन व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पर्यतन और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थोरनडाइक ने। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्या नहीं है? अधिगम क्या नहीं है दोस्तों? अधिगम विकास नहीं है। अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम सहन व्यवहार है। तो ये 3 तो ऑप्शन सही है लेकिन अधिगम विकास नहीं होता है दोस्तों, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार की क्रिया क्या कहलाती है? जैसे ही घंटी बजती है कुत्ते के लार आती है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? संबंध अनुक्रिया दोस्तों। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? यह गेट्स का है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थोरनडाइक मनोवैज्ञानिक थे, कहां के थे थोरनडाइक? अमेरिका के। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? जो क्रियात्मक अनुबंधन है इसका सिद्धांत है यह किसकी देन माना जाता है? स्किनर की देन माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखना किससे प्रभावित होता है? सीखना या अधिगम किससे प्रभावित होता है दोस्तों? अभिप्रेरणा या प्रेरणा से। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गेस्टाल्ट का अर्थ होगा, गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होगा? समग्रता, पूर्णाकार, समपूर्णता, समसप्ता। तो ये तीनों ही गेस्टाल्ट के अर्थ है दोस्तों। डी ऑप्शन सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? कोहलर का जो अधिगम का सिद्धांत है वो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। एएसआर थ्योरी अधिगम सिद्धांत दिया। एएसआर थ्योरी अधिगम का सिद्धांत है वो किसने दिया था? थोरनडाइक ने। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। कथन है सीखना है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है दोस्तों? स्किनर का। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आदतें, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को अर्जन ही अधिगम है। आदतों का, ज्ञान का, अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। यह कथन किसका है दोस्तों? करो एवं करो का। और जो ये कथन इस वीडियो के अंदर लेकर आया हो ना, सभी कथन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
अनुकरणात्मक सिद्धांत दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुकरणात्मक सिद्धांत बंडूरा ने दिया था दोस्तों। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत किसको माना जाता है? हल का जो सिद्धांत है ना, पुनर्बलन का सिद्धांत, उसको अधिगम का सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्किनर के अधिगम सिद्धांत के उपनाम है। जो स्किनर का अधिगम का सिद्धांत है उसके उपनाम क्या है दोस्तों? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये नाम है दोस्तों, उपनाम है। सक्रिय अनुबंधन भी उपनाम है, नैमित्तिक अनुबंधन या बंधन ये भी उपनाम है दोस्तों। तो डी, ये सभी स्किनर के अधिगम सिद्धांत के उपनाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। बौद्धिक विकास में कौन सा सिद्धांत है जो महत्वपूर्ण माना जाता है? सूझ का सिद्धांत भी माना जाता है, पूर्णाकार का सिद्धांत भी माना जाता है, समग्रता का सिद्धांत भी माना जाता है। तो तीनों ही सिद्धांत है जो बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सभी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आरएस थ्योरी का अधिगम सिद्धांत दिया, आरएस थ्योरी का अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोरनडाइक का अधिगम का सिद्धांत दिया गया, कब दिया गया था दोस्तों? 1913 में। थोरनडाइक का अधिगम का जो सिद्धांत है वो कब दिया गया था? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? एक अच्छे अधिगमकर्ता की जो प्रमुख विशेषताएं होती है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है इच्छा शक्ति। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा होता है? परिपक्वता एवं आयु। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक का अधिगम शुरू होता है, बालक का अधिगम जन्म से ही बालक का अधिगम है वो शुरू हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव विकास परिणाम है, मानव विकास किसका परिणाम है दोस्तों? वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आता है दोस्तों। जो मानव विकास होता है यह वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का परिणाम होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है, संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक आनुवंशिकता होती है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? इनमें से कौन सा है जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। ये तीनों के तीनों नियम है जो वंशानुक्रम के नियम है, जबकि अभिप्रेरणा ये कोई वंशानुक्रम का नियम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? केंद्र से सिरों की ओर। निकट दूर सिद्धांत है उसके अंदर विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है, बच्चे के अंदर गामक कौशल का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है दोस्तों। बी ऑप्शन सही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मानव विकास के संबंध में इनमें से आपके विकास रेखीय होता है, यह गलत कथन है दोस्तों। बाकी विकास पूर्व अनुमेय होता है, सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यह भी सही है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है। सामाजिक और जो संवेगात्मक विकास है यह साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है दोस्तों? करो एंड करो का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिरजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है, किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का।
बिरजेस के अनुसार जो उत्तेजना है वो किसका भाग है मित्रों? संवेगात्मक विकास का भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? बाल्यावस्था में। जो विधायकता की मूल प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था के अंदर विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग में के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो कौन सी अवस्था में बालक अपने जो समकक्षी वर्ग है उसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं दोस्तों? कौन सी में? बाल्यावस्था में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तीनों ही सिद्धांत विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं। डी ऑप्शन सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? बी एन झा का दोस्तों, इंपॉर्टेंट कथन है। नेक्स्ट में चलते हैं। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है दोस्तों कैसे? सिर से पांव की ओर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अनुदेशन होना चाहिए। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार अनुदेशन होना चाहिए। कैसा? व्यक्तिपरक होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बाल्यावस्था को किसने प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना है? जो बाल्यावस्था होती है इसको प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने माना था? किलपेट्रिक ने दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? सॉरी, कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 45 के अंतर्गत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं इनमें से कौन सा कथन है जो 2005 की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005 उसके अनुसार गलत है। पहला है विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, यही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही हो गया यहां पे। बाकी ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना यह है, सही है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान यह भी है और परीक्षाओं में लचीलापन यह भी है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा दोस्तों? 1 अध्यापक पर 40 विद्यार्थी। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, सही है दोस्तों। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, दोनों है जो कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने के उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा भाग है? अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, यह नहीं है दोस्तों। रटने को महत्व प्रदान न करना, यह है। पुस्तक से इतर ज्ञान प्राप्त करना, यह भी है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यह भी है। तो ए ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शिक्षा को बनाया गया है बाल केंद्रित। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है उसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा
उसके बाद कक्षा कक्ष जेंडर के अनुसार अधिक समझाती हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है? एनसीएफ 2005 दोस्तों करके सीखने पर बल देता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है? जो भारत का संविधान है उसके अंदर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनसीएफ 2005 का विस्तार रूप है। एनसीएफ 2005 का विस्तारित रूप क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर से संकेत करती है, की ओर संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार एक कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कैसा तरीका होना चाहिए दोस्तों? कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्रेक्षण के आधार पर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। कमेंट करके बता दें एक बार ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं 45। बी ऑप्शन सही रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया तो जल्दी से ये कार्य कर दें। और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।